नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है दृष्टि भूगोल सीरीज, और इसकी आज हम 10वीं क्लास को यहाँ पे कवर करेंगे। भारत के भौतिक स्वरूप को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। हमने सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों को कवर किया, हिमालय के पूरे विभाजन को देखा। उसके बाद हमने उत्तर के विशाल मैदान को कवर किया। फिर हमने प्रायद्वीपीय पठार को कवर किया, जिसमें हमने भारत के विभिन्न पठार जो दक्षिण भारत के हैं उनको देखा, और साथ में लास्ट वीडियो में पश्चिमी और पूर्वी घाट को कवर किया। आज के 10वीं क्लास में ज्योग्राफी की हम दो छोटे टॉपिक हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। भारत के समुद्र तटीय मैदान और भारतीय मरुस्थल जो थार मरुस्थल है उसको लेकर एक दो क्वेश्चन, और बाकी आपका तटीय मैदान वाला टॉपिक। तटीय मैदान से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा समुद्री तट किस राज्य से होकर कहां तक फैला है। उन सबको आज के वीडियो में बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के साथ सरल भाषा में और मैप के माध्यम से कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस पूरी सीरीज में हम आपके इंडियन ज्योग्राफी को डिटेल में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कवर करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे भारत के समुद्री तटीय मैदानों के बारे में। भारत के तटीय मैदान को दो भागों में बांटा जाता है। जैसा आप जानते हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत की आकृति है वो इस तरीके की आकृति है। इधर की साइड आपका अरब सागर है और इधर की साइड आपकी बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर की साइड जो आपका समुद्री तट है उसे पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है, और बंगाल की खाड़ी की छोर जो आपका समुद्री तट है उसे पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। इन दोनों को अब हम यहां पर देखेंगे। पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट और अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। यानी ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, यहां से आपकी कहीं पर पश्चिमी घाट आता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, और इधर आपका अरब सागर है। तो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का जो ये इलाका है यही आपका क्या कहलाएगा? पश्चिमी तट कहलाएगा या पश्चिमी तटीय मैदान कहलाएगा। अगर हम पश्चिमी तट की बात करें, इसके विस्तार की बात करें, यह आपके गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। जैसा आप इस मैप को देख सकते हैं, जो आपका अरब सागर की साइड है ये आपका पश्चिमी तट है, ऊपर गुजरात से शुरू होता है और नीचे तमिलनाडु तक आता है। ठीक है, पहले इस तरफ की बात करेंगे, फिर पूर्वी तट के बारे में बात करेंगे। तो पश्चिमी तट का विस्तार गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है। ये तो राज्य के हिसाब से हो गया। अगर आपसे भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार पूछे तो खंबात की खाड़ी से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है आपका पश्चिमी तट। ठीक है, जो पश्चिमी तटीय मैदान है गुजरात में सबसे ज्यादा चौड़ा है। दक्षिण की ओर जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं इसकी चौड़ाई कम होती जाती है और ये वापस केरल में जाकर चौड़ा हो जाता है। तो क्वेश्चन आएगा, पश्चिमी घाट की सबसे ज्यादा चौड़ाई कहां पर है? आप कहेंगे गुजरात में है। जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाते हैं पश्चिमी तट की चौड़ाई पर क्या फर्क पड़ता है? इसकी चौड़ाई कम होने लगती है। वापस चौड़ी कहां पर होती है? केरल में होती है। तो एक लाइन से आपके 3 क्वेश्चन बन गए। जो पश्चिमी तट है यहां की ज्यादातर नदियां ज्वार उन्मुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। अब लास्ट वीडियो में भी एस्चुरी का नाम आया था और यहां पर भी आया। जब हम नदी तंत्र को करेंगे तो इसको और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस समझ लीजिए, डेल्टा और एस्चुरी में क्या अंतर होता है। देखिए, जब नदियां बहती हैं और समुद्र में मिलने वाली होती हैं, कुछ नदियां समुद्र में मिलने से पहले वहां पर जो अपने साथ अवसाद लाती हैं उनको जमा करती है वहां पर, जिस वजह से नदी की जो गति होती है वो कम हो जाती है, और उसके बाद उस जमा करने के बाद वो समुद्र में चली जाती है। तो जो उसने यहां पर जमा किया ये आपका बन गया डेल्टा। कुछ ऐसी नदियां होती हैं जो आती हैं लेकिन अपने साथ जो अवसाद होते हैं उनका जो वेग होता है, नदियों का वेग बहुत तेज होता है, तो अवसाद जमा करने का उनको मौका ही नहीं मिलता, वो सीधा समुद्र में चली जाती हैं। तो जहां पर जमा होता है वहां पर डेल्टा बनता है। जहां पर नदियों की गति काफी तेज होती है, भ्रंश घाटी से होकर वो बहकर आती हैं, डायरेक्ट समुद्र में चली जाती हैं, वहां पर जो आकृति बनती है उसे एस्चुरी बोला जाता है।
यानी अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, नदियां जब समुद्र में मिलती हैं तो ऐसी जगह जहां पर अवसाद जमा नहीं होता, एस्चुरी का निर्माण होता है, और वही ज्यादातर पश्चिमी तट की जो नदियां हैं जो यहां से अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि कई बार आपने पढ़ा है जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, यानी अरब सागर में गिरेगी। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, आप कहेंगे नर्मदा। दूसरा क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट को लेकर पूछा जाता है, इनमें से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती, तो भी आंसर क्या होगा, नर्मदा। ठीक है, जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसको 4 भागों में बांटा जाता है, 4 वर्गों में बांटा जाता है पश्चिमी तटीय मैदान को। पहला है आपका काठियावाड़ तट, जैसा आप मैप में देख सकते हैं, जो गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है, पूरे गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र उसको बोला जाता है काठियावाड़ तट। ठीक है, इसे कच्छ का तट, काठियावाड़ तट या सौराष्ट्र का तटीय क्षेत्र भी कहते हैं। गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र या गुजरात का जो समुद्री इलाका है उसको क्या कहते हैं, काठियावाड़ तट कहते हैं। ठीक है, दूसरा है कोंकण तट। कोंकण तट आपके दमन से लेकर के गोवा तक का क्षेत्र है, जो दमन से लेकर के गोवा तक का तटवर्ती क्षेत्र है उसे कोंकण कहते हैं। फिर से मैप में देखिए, काठियावाड़ गुजरात का जो पूरा इलाका है दमन तक, यह आपका काठियावाड़ तट है। इसके बाद दमन से लेकर के गोवा तक का जो क्षेत्र है वो कोंकण तट कहलाता है। इसके बाद गोवा से आगे कर्नाटक तक का ये आपका कैनरा तट या जिसे कन्नड़ तट कहते हैं वो कहलाता है। और फिर आपके कर्नाटक से आगे तमिलनाडु तक का क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। तो पश्चिम में आपके पश्चिमी तट के 4 भाग हैं। पहला काठियावाड़ तट जो कि गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है, दूसरा दमन से लेकर गोवा तक जिसे कोंकण तट कहते हैं, तीसरा गोवा से लेकर के कर्नाटक तक का इसको कहते हैं कैनरा तट, और चौथा है आपका कर्नाटक से लेकर के तमिलनाडु तक जिसे मालाबार तट कहते हैं। अब क्वेश्चन आएगा मालाबार तट किस किस के बीच में है, आप कहेंगे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। मालाबार तट पश्चिमी तट का हिस्सा है या पूर्वी तट का हिस्सा है, तो आप मैप के माध्यम से याद कर जाएंगे ये पश्चिमी तट का हिस्सा है। ठीक है, यही चीज हमने यहां पर शॉर्ट नोट्स में लिखी है। कोंकण तट दमन से गोवा तक, कन्नड़ तट या जिसे कैनरा तट या कर्नाटक तट भी कहते हैं, गोवा से लेकर के कर्नाटक के मंगलुरु तक है। कई बार राज्य का नाम पूछता है, कई बार आपसे एग्जैक्ट लोकेशन पूछ लेता है। तो गोवा से लेकर के मंगलुरु तक आपका कैनरा तट आता है, ये वाला नाम ज्यादा फेमस है। और फिर है आपका मालाबार तट जो कि मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक यानी कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक का क्षेत्र है। तो ये आपका पश्चिमी तट है जो आपको ध्यान रखना है, गुजरात से शुरू होता है तमिलनाडु तक जाता है। अब बात करेंगे भारत के पूर्वी तटीय मैदान की। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के तट के बीच बने मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। ठीक है, यानी जो ये भारत की प्रायद्वीपीय आकृति है, यहां पर आपका पूर्वी घाट है तो और इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है, तो इसके बीच का जो ये क्षेत्र है क्या कहलाएगा, पूर्वी तटीय मैदान कहलाएगा। विस्तार की बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। ठीक है, जो आपका पूर्वी तट है यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में फैला हुआ है। तो इसका विस्तार किन किन राज्यों में है, उड़ीसा, आंध्र और तमिलनाडु में। पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। क्वेश्चन आएगा कौन से समुद्री तट को दोनों मानसूनों से बारिश प्राप्त होती है, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, पूर्वी तट में बंदरगाहों की संख्या पश्चिमी तट की अपेक्षा कम है। देखिए, जो पश्चिमी तट है आपका अरब सागर की तरफ वाला, वो आपका ज्यादा कटा फटा है। और आप जानते हैं जो ज्यादातर तट ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा मोड़ होते हैं, कटा फटा होता है, वहां पर अच्छे बंदरगाह बनते हैं। इसीलिए पश्चिमी तट में ज्यादा बंदरगाह हैं, पूर्वी तट पर बंदरगाहों की संख्या कम है। पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा है। जो पूर्वी तट है ये ज्यादा चौड़ा है, इसको भी ध्यान रखना। और इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि यहां पर नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तट में डेल्टा नहीं बनता, वहां नदियां सीधा समुद्र में चली जाती हैं, तो उसकी चौड़ाई कम है। यहां पर पहले डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। इसीलिए जो पूर्वी तट है वो ज्यादा चौड़ा है पश्चिमी तट से।
जैसा हमने कहा पूर्वी तट पर डेल्टा बनते हैं, तो इनका क्रम याद कर लीजिए उत्तर से दक्षिण की ओर। एक डेल्टा आपके महानदी डेल्टा बनता है जो कि उड़ीसा में है, दूसरा गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश, तीसरा कृष्ण डेल्टा यह आपके आंध्र प्रदेश, और चौथा कावेरी डेल्टा ये तमिलनाडु में पड़ता है। और हमने देखा जो आपका पूर्वी तटीय मैदान है इसका विस्तार कहां से कहां तक है, उड़ीसा, आंध्रा और तमिलनाडु। पूर्वी तटीय मैदान को 3 उपभागों में बांटा जाता है। पहला है आपका उत्कल तट, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर महानदी के बीच तक का जो क्षेत्र है उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र, जैसे काठियावाड़ क्षेत्र क्या था, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र, उसी प्रकार उत्कल तट आपके उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र है। क्वेश्चन आता है उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र को क्या कहते हैं, उत्कल तट कहते हैं। किस किस के बीच है, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर महानदी के बीच का क्षेत्र। दूसरा भाग है उत्तरी सरकार तट, इसे कहीं कहीं पर उत्तरी सिरकार तट भी लिखा गया है, दोनों एक ही चीज है। यह आपके महानदी से लेकर कृष्णा नदी के बीच में है। इसकी कई बार नदियां भी पूछ लेता है पूर्वी तट वाले की, ठीक है, तो आपने नदियां भी याद करनी है और राज्य भी याद करना है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो तटवर्ती क्षेत्र है उसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। जैसा आप मैप में देख सकते हैं उड़ीसा से शुरू हुए और आपके आंध्र प्रदेश तक का जो तटीय इलाका है इसको क्या कहते हैं, इसको उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा भाग है सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपका कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट आपके कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक है। राज्यों की बात करेगा तो आंध्र और तमिलनाडु का जो तटवर्ती इलाका है इसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। क्वेश्चन आता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और नदियों की बात करेगा तो कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक ये जाता है। तो ये हमने पूर्वी तट को देखा और इससे पहले हमने पश्चिमी तट को यहां पर देखा। जल्दी से एक क्विक रिवीजन यहां पर कर लेते हैं मैप के माध्यम से, जैसा आप इस मैप को यहां पर देखिए। गुजरात का जो तटवर्ती इलाका है दमन तक उसे क्या कहते हैं, काठियावाड़ तट। फिर दमन से लेकर के गोवा तक का जो क्षेत्र है उसे कोंकण तट कहते हैं। गोवा से लेकर के मंगलूर तक, कर्नाटक तक आपके कन्नड़ तट है जिसको कैनरा तट या कर्नाटक तट भी कहते हैं। और फिर आपके मैंगलोर कर्नाटक से लेकर के कन्याकुमारी तक यानी तमिलनाडु तक आता है मालाबार तट। मैप के माध्यम से आपको क्रम भी हो जाएगा, अगर आपको कभी लगाने के लिए भी आ जाए कि उत्तर से दक्षिण में लगाइए तो आप लगा भी सकते हैं। फिर चलिए पूर्वी तट की तरफ। उड़ीसा का जो तटवर्ती इलाका है उत्कल तट कहते हैं। उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक का इलाका उत्तरी सरकार तट कहलाता है और आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक का इलाका क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है। तब आपको याद हो गया होगा कोरोमंडल पूर्वी तट में है, मालाबार पश्चिमी तट में पड़ता है, ठीक है। दोनों तटों की अगर हम तुलना करें, पश्चिमी तट संकरा है और अधिक आर्द्र है, जबकि पूर्वी तट चौड़ा है और शुष्क है। तो हमने देखा ऊपर जो पूर्वी तट है वो ज्यादा चौड़ा है पश्चिमी तट से। पश्चिमी तट में नदियां ज्वारण उद्मुख का निर्माण करती हैं यानी एस्चुरी बनाती हैं। पूर्वी तट की नदियां डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। ये आपका एक डिफरेंस है दोनों में। पश्चिमी तट अधिक कटा फटा है, इस कारण यहां पर अधिक बंदरगाह हैं, जबकि पूर्वी तट कम कटा फटा है और इस कारण यहां पर बंदरगाह अपेक्षाकृत कम है। यानी पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में बंदरगाहों की संख्या कम है, ठीक है। समुद्री तट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है। भारत में औसत समुद्री तल चेन्नई तट से मापा जाता है। सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत में जो औसत समुद्री तल मापा जाता है वो किस तट से मापते हैं, चेन्नई तट से मापते हैं। समुद्री तट से लगे हुए भारतीय राज्य, जब हमने भारत के सामान्य भूगोल को कवर किया था उसमें हमने इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखा था। अगर आपका बेसिक वीक है तो आप वहां से जाकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। यहां पर समुद्री तट के साथ इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। समुद्री तट से लगे हुए भारत के कुल 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 राज्य कौन कौन से हैं, आपका गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और बंगाल।
यहां पर आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से, सबसे पहले गुजरात, अगर हम पश्चिमी तट से शुरू करें, फिर आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल। तो ये 9 राज्य आपके समुद्री तट से लगे हुए हैं। अगर हम बात करें 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन हैं, तो अंडमान निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में आपके स्थित हैं, लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में है, पुडुचेरी तमिलनाडु के नज़दीक आपका स्थित है, और दमन दीव जो आपके गुजरात और महाराष्ट्र के नज़दीक स्थित हैं। तो इन चारों को भी आपने याद करना है, ठीक है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, सबसे कम तट रेखा आपके गोवा की है। द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा कितनी है, तो भारत की अगर हम कुल समुद्री सीमा की बात करें, यह है 7516.6 किलोमीटर। भारत की कुल तटीय सीमा, समुद्री सीमा कितनी है, इतने किलोमीटर है। और सिर्फ मुख्य भूमि की बात करें, मुख्य भूमि की जलीय सीमा यानी समुद्री तटों को अगर हम ना गिने, अंडमान निकोबार का बॉर्डर, लक्षद्वीप का बॉर्डर, पौंडुचेरी का बॉर्डर, इनको ना गिने, सिर्फ मुख्य भूमि की बात करें तो 6100 किलोमीटर इसकी कुल जल सीमा है, ठीक है। यहां पर प्रादेशिक सीमा का भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि भारत की प्रादेशिक सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहां से कहां तक फैला है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। तो भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है, यह आपके आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक है, यानी ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, ये आपकी आधार रेखा है। यहां से लेकर के 12 समुद्री मील तक का जो इलाका है, ये भारत की प्रादेशिक जल सीमा है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। ये जो पूरा 12 मील का इलाका है, इस पूरे क्षेत्र का उपयोग करने का सिर्फ अधिकार किसको है, भारत को प्राप्त है, ठीक है। इसके बाद इसी आधार रेखा से 24 मील तक, समुद्री मील तक का जो इलाका है, वो संलग्न क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई करने का, सीमा शुल्क वसूल करने का वित्तीय अधिकार प्राप्त है। और फिर इसी आधार रेखा से लेकर के 200 समुद्री मील तक का जो इलाका है, उसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में भारत को प्राकृतिक द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार है, वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार है, और जो यहाँ के संसाधन हैं उनका उपयोग करने का भी अधिकार है। तो ये हमने 3 आपको बताए कि 3 प्रादेशिक सीमाएं हैं। पहली प्रादेशिक जल सीमा आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक, दूसरी आधार रेखा से 24 समुद्री मील, और तीसरी आधार रेखा से 200 समुद्री मील। समुद्री मील यहां पर इसीलिए मैं कह रहा हूं, और इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि जो एक समुद्री मील होता है, नॉर्मल मील से अलग होता है। अगर हम नॉर्मल मील की बात करें, एक मील आपके कितने किलोमीटर के बराबर होता है, एक मील आपके 1.584 किलोमीटर के बराबर होता है, जबकि एक समुद्री मील आपके 1.824 के बराबर होता है किलोमीटर में। तो ये नॉर्मल है, ये समुद्री मील है, ठीक है। चलिए, अब एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं बनते हैं, लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन चुके हैं उनको कवर करेंगे। भारतीय मरुस्थल, 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। यह क्वेश्चन हाल ही में किसी एग्जाम में आया था कि किसी भी मरुस्थल में कितनी वार्षिक वर्षा होती है, किससे कम होती है, ताकि उसे मरुस्थल माना जा सके। तो 25 सेंटीमीटर से कम अगर वार्षिक वर्षा किसी क्षेत्र में हो रही है तो वो डेजर्ट माना जाएगा, मरुस्थल माना जाएगा। भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम और पश्चिमी किनारे पर एक मरुस्थल है जिसको कहते हैं थार मरुस्थल, ठीक है। थार मरुस्थल को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में पड़ता है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि इसका कुछ विस्तार आपके अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिलता है, जैसे गुजरात में मिलता है, पंजाब में मिलता है, हरियाणा में मिलता है, लेकिन मैक्सिमम क्षेत्र कहाँ है आपका, राजस्थान में। विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जन घनत्व थार मरुस्थल में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जन घनत्व किस मरुस्थल में है, थार मरुस्थल। यह आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितनी वर्षा कम होती है, दूसरा इसको याद कर लीजिए और इसे भी याद कर लीजिए ज्यादातर भाग कहां फैला है। ढाल के आधार पे थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है, एक है इसका उत्तरी भाग और एक आपका दक्षिणी भाग।
और ये हमको देगा इसका चौथा प्रश्न। जो उत्तरी भाग है थार मरुस्थल का, इसकी ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और जो दक्षिणी भाग है इसकी ढाल गुजरात के कच्छ के रण की ओर है। तो क्वेश्चन बन सकता है गुजरात का कच्छ का रण थार मरुस्थल के किस भाग में है, दक्षिणी भाग की ओर है। ठीक है, कच्छ के रण को सफेद मरुस्थल भी कहा जाता है, और ये वाला क्वेश्चन बनता है आपका पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस भारतीय मरुस्थल का टॉपिक से। क्वेश्चन आता है सफेद मरुस्थल किसे कहते हैं, कच्छ के रण को कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक छोटे से टॉपिक थे यहाँ पर दो, जिसमें हमने भारत के समुद्री तटों को देखा, मैप के माध्यम से भारत के 7 समुद्री तटों को हमने कवर किया। कोंकण तट क्या है, मालाबार तट क्या है, कोरोमंडल तट क्या है। उम्मीद है आपका ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। साथ में हमने मरुस्थलों को लेकर बात करी, जो भारतीय मरुस्थल हैं। भारत में एक ही मरुस्थल पाया जाता है, आपका थार मरुस्थल। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है मरुस्थल वाले टॉपिक से, लेकिन जो हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे उनको आपने ज़रूर नोट करना है, वो आपके पेपर में बन चुके हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी की हम बात करेंगे, भारत के जो द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार हो, लक्षद्वीप हो, इनके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।